नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आज हम क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसका हम चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। जैसा कि आपको पता था, हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये चैप्टर जो है आपका थर्ड रहने वाला है, यानी तीसरा चैप्टर जो आपका है वो है। ठीक है, ये CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हो, अगर आप अन्य बोर्ड से हो, मान लो आपका बोर्ड है RBSC, UPSC, ऐसा कोई बोर्ड है जहाँ NCERT बुक फॉलो होता है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपको ये देखना ही है, क्योंकि ये जो है ना, ये खास करके मैंने CBSE बोर्ड के लिए ही बनाया है। ठीक है, और सिलेबस जो है वो मैं CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग का करवाऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है। तो मैंने आपको आगे बताता हूँ, चलो। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर मेरा यूज़र नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना, और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि जो आपका अध्याय 1 था न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको शुरू करा दिया था, यह अध्याय 1 था आपका दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया है। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी मैंने आपको करा दिया है। और MCQ जितने भी बनते हैं, MCQ टाइप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके CBSE बोर्ड के लिए, वो भी मैंने आपको इस चैप्टर का करा दिया है। लेकिन जो आपका दूसरा चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, ठीक है, या सत्ता के समकालीन केंद्र, तो इसका ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको करा दिया है। ये मैंने आपको 2 पार्ट में करवाया है। पहले पार्ट में मैंने आपको संगठन बताया है, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको राष्ट्र बताया है। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग बनता है, वो मैंने आपको करा दिए हैं। और MCQ जितने भी होते हैं वो सभी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में कराता हूँ, तो उसमें मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, आप शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया मैंने। ठीक है, और जो आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाता है वो है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, 2 तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। तो देखो, समकालीन दक्षिण एशिया, तो समकालीन का अर्थ क्या होता है? समकालीन को अगर आप इसका अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। देखो, सम मतलब होता है समान, और कालीन मतलब होता है समय। यानी जो समान समय जो चल रहा है, यानी वर्तमान समय जो चल रहा है, इसको ही कहते हैं समकालीन। समझ गए? वर्तमान समय जो चल रहा है इसी को कहते हैं समकालीन। अगर इस समकालीन के आगे दक्षिण एशिया जुड़ जाए तो जो इसका अर्थ है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, बदल क्यों जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, समकालीन का मतलब होता है वर्तमान समय, और दक्षिण एशिया का मतलब होता है दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो। तो वर्तमान समय में जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें उनकी राजनीति पार्टी जो है वो कैसी है, उनका राजनीतिक सिस्टम कैसा है। ठीक है, यही आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, समझ गए? यानी वर्तमान समय में जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें जो उनका राजनीति है वो कैसा है। अगर राजनीति में अगर कोई परेशानी है या कोई संघर्ष, तनाव है, तो उसके लिए शांति के जो प्रयास थे वो किए गए थे, वो आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका टॉपिक बताता हूँ, इसमें आप पढ़ोगे क्या। आपका जो CBSE बोर्ड है उन्होंने इस साल आपका सिलेबस निकाल दिया है, तो क्या निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, इसमें आपको दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्रीकरण था ये आपको पढ़ना है, और इसके संघर्ष और शांति के लिए जो प्रयास किए गए थे आपको पढ़ना है। इसमें आपको देश भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपको इस चैप्टर में इसी वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो चलते हैं आगे, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो है हमारा है समकालीन दक्षिण एशिया। तो पहले आप ये जान लो कि जो दक्षिण एशिया है ना, तो दक्षिण एशिया में देश कौन से आते हैं, ये अगर आपको पता होगा तो आपको बिल्कुल चैप्टर इजी लगेगा। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो कौन से हैं, तो देखो, दक्षिण एशिया में जो देश हैं वो कुल 7 देश हैं। पहला जो है भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा नेपाल है, चौथा भूटान है, और 5वां जो है वो बांग्लादेश है, 6ठा श्रीलंका है, और 7वां मालदीव है। लेकिन अब इसमें जो है अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, दक्षिण एशिया के देश में इनको भी शामिल कर लिया गया है।
दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहता है। देखो जो दक्षिण एशिया के जो देश है ना, उनमें आपस में ही कुछ संघर्ष चलता रहता है, कुछ तनाव की स्थिति हो जाती है, ये चलता रहता है इन लोगों के बीच। तो आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे आपका टॉपिक है दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, यानी जो भौगोलिक इसकी जो दशा है वो किस प्रकार से है। तो देखो दक्षिण एशिया में जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। तो देखो दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। दक्षिण एशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में जो है ना हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया का जो उत्तर वाला भाग है वहाँ पर जो है हिमालय पर्वत है और जो दक्षिण वाला भाग है इसमें हिंद महासागर है, ठीक है। और पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिम साइड में आप जाओगे ना, यहाँ पर अरब सागर है, लेकिन पूर्व में आप आओगे ना तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इसका मैंने चारों साइड का इलाका बताया है कि दक्षिण एशिया के चारों साइड में क्या क्या चीज़ होते हैं या क्या क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। वैसे मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखा है, जो टॉपिक रखा है, वो नोट्स बनाकर ही रखा है, ठीक है। तो आपका अगला टॉपिक है दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली। देखो अब मैंने आपको ये कहा था ना, समकालीन दक्षिण एशिया का अर्थ हो गया ना। देखो तो जो दक्षिण एशिया के देश है इनमें इनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी है, यानी पॉलिटिक सिस्टम कैसा है, ठीक है। प्रणाली का मतलब होता है तरीका, ठीक है, राजनीति का तरीका कैसा है। तो देखो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली है। दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश जो हैं उनमें एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनका जो राजनीतिक प्रणाली है ना वो पहले कैसा था अब कैसा हो गया, ये आप इसमें देखो। तो देखो भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र है, यानी भारत और श्रीलंका जो है इनमें जब ये देश आज़ाद हो गए थे तब से लेकर अभी तक इनके देश में जो है लोकतंत्र है। पहले भी लोकतंत्र था और अब भी लोकतंत्र है, लेकिन आज़ादी जब इन लोग को मिला उसके बाद जो लोकतंत्र था वो पूरा फैल गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन आ जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जहाँ पर कभी लोकतंत्र हो जाता है, कभी सैन्य शासन हो जाता है। पाकिस्तान में सैन्य शासन इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान जो देश है उसमें जो सेना रहती है, सेना जो है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में और पावरफुल है, ठीक है, तो वो पावरफुल हैं। अगला आपके सामने पॉइंट है कि नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 तक जो है नेपाल में पूरा राजनीतिक एक तरह से राजतंत्र था, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र की बहाली हुई है, यानी 2006 के बाद नेपाल में लोकतंत्र बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है, एक तरह से पूरा फैल गया था। और जो भूटान है इसमें राजतंत्र है, अभी भी है और पहले भी था, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनमें उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला टॉपिक आपका है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव। दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं अगर उनमें लोकतंत्र है तो उनका जो लोकतंत्र है वो उनको कैसा लगा, उनका अनुभव कैसा है उस लोकतंत्र के प्रतीक, ठीक है। तो देखो दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। 5 जो देश है ना उनको व्यापक जन समर्थन हासिल है, यानी उनको बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है उसमें, ठीक है। और जो अगला पॉइंट आपका है दक्षिण एशिया के लोगों, दक्षिण एशिया के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनमें लोकतंत्र को लेकर अच्छा वो मानते हैं, मतलब लोकतंत्र जो है वो बहुत ही अच्छा मानते हैं दक्षिण एशिया के लोग, ठीक है। और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। बिल्कुल ये जो प्रतिनिधि मूलक जो है ना ये लोकतंत्र का बहुत ही सम्मान करते हैं, बहुत ही समर्थन है इसके, ठीक है। और दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम है टूट गया। एक तरह से भ्रम जो था ना उनका वो पूरा टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। ये इनको बहुत ही भ्रम था जो कि ये लोकतंत्र आते आते पूरा टूट गया इनका, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे जो टॉपिक है वो है आपका दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्या क्या क्या है। देखो
दक्षिण एशिया में जो देश है ना, उनकी समस्या क्या क्या है वो आप इसमें पढ़ोगे। तो जो उनकी जो समस्या है वो तो पहला तो है संघर्षों वाला क्षेत्र, दूसरा जो है वो है सीमा विवाद, तीसरा है नदी जल विवाद, चौथा जो है विद्रोह जैसा संघर्ष। यानी ऐसा माहौल है दक्षिण एशिया के जो देश है ना, ऐसा लगता है कि उनमें अब युद्ध हो जाएगा, विद्रोह वाला माहौल हो जाता है। और जातीय संघर्ष है, ठीक है। संवेदनशील जो है ना इलाका है, वो पूरा संवेदनशील इलाका है। तो ये जो है उनके देशों में जो है ना समस्या है। तो हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पाकिस्तान में सैनिक शासन और लोकतंत्र किस प्रकार उछला। ठीक है, पहले सैनिक शासन था लेकिन अब लोकतंत्र की ओर बढ़ा है। तो ये आप समझोगे इसमें। तो देखो, सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से पाकिस्तान में अधिकतर सैनिक शासन रहा है। 1947 में भारत और जो पाकिस्तान था, ये दोनों देश जो है एक साथ ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो जो हमारा भारत है इसमें तो लोकतंत्र आ गया था शुरू से ही, लेकिन पाकिस्तान में जो है पहले तो था सैनिक शासन, लेकिन अब वो भी लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, लोकतंत्र को अपना रहा है। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। मैंने आपको कहा था बहुत ही प्रभावशाली है। यही कारण है कि बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र का कुचलता रहा है। यानी कभी लोकतंत्र आता है और कभी जाता है, क्योंकि सैन्य शक्ति जो है ना पाकिस्तान में बहुत ही मजबूत है, इसलिए कभी उनका दबदबा चल जाता है, कभी लोकतंत्र भंग हो जाता है। तो यही कारण है बार बार बदलते हुए दिखने का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और ऐसे बांग्लादेश में भी होता है। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली। ठीक है, फिर जनरल यहिया खान जो था वो तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना कर दी सन 1999 में। ठीक है, आप याद रखो, ये व्यक्ति के नाम है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, और देखो शरीफ जो था ना, इसके नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही, इनके नेतृत्व में। ठीक है, शरीफ। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार जो था इसकी स्थापना हो गई, परंतु सन 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए भी 10 साल की सज़ा का आदेश दे दिया गया। ठीक है, पद से भी हटा दिया गया और जो 10 साल की जो सज़ा थी वो भी उसको दे दी गई। लेकिन देखो, जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो चुका था। ठीक है, बिल्कुल हो चुका था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। तो आगे आपका टॉपिक है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण क्या है। देखो, लोकतंत्र पाकिस्तान में तो आता है, लेकिन लोकतंत्र चला क्यों जाता है, इसके कमजोर करने के कारण क्या क्या है। तो देखो, जो राजनीति है ना, इसमें सेना का बहुत ही हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ में उतरना। यानी राजनीति जो सिस्टम है, इसमें सेना जो है अपना जो वर्चस्व है, अपना जो एक तरह से पावर है, वो उसमें दिखा देता है। यानी राजनीति जो है ना, इसमें जनता जाके अपना एक तरह से उल्टा पुल्टा काम करती है। ठीक है, इसलिए जो वहाँ का जो राजनीति है वो टूट जाता है, लोकतंत्र हट जाता है, सैनिक शासन आ जाता है। ठीक है, सेना थोड़ा ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा है। ठीक है, धार्मिक नेताओं का जो है कुछ दबदबा है वहाँ पर, इसलिए कई बार लोकतंत्र जो सफल नहीं रहता, हट जाता है। ठीक है, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। जो विदेशी ताकत है, विदेशी देश है, वो भी अमेरिका के ऊपर अपना हस्तक्षेप करते हैं, अमेरिका को डराते हैं। ठीक है, एक तरह से यहाँ तो पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से ये लोग अपना हस्तक्षेप करते हैं, पूरा पावर अपनाते हैं, हथियार दिखाते हैं, इसलिए जो लोकतंत्र है वो ख़त्म हो जाता है। राजनीतिक दलों एवं नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि। यानी जो राजनीतिक दलों में जो नेता हैं, जैसे मान लो लोकतंत्र है पाकिस्तान में, तो यहाँ के जो नेताएं हैं इनके बीच ही लालच है।
इनके बीच बहुत ही लालच है, इसलिए जो है ये लोकतंत्र बार बार ख़त्म हो जाता है। ये इसके कारण थे, ठीक है। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने मुख्य कारण लिया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपका जो अगला टॉपिक है वो है पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण स्थायी ना रहने के जैसे मान लो पाकिस्तान है, यहाँ पे लोकतंत्रीकरण जो है ना वो बिल्कुल स्थायी क्यों नहीं रह पाता। आता जरूर है और जाता जरूर है, लेकिन स्थायी हर बार नहीं रह पाता, हर बार ही हट जाता है। क्यों? तो देखो यहाँ पर सेम ही लाइन आएगा, पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट हुआ है। ये बार बार अपना पावर दिखाते हैं राजनीति में, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। अब निम्नलिखित कठिनाइयाँ क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो यहाँ जो सेना है और जो धर्मगुरु है और भूस्वामी है, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही, यानी भारत और पाकिस्तान के बाद बहुत ही बीच में जो माहौल है, इन दोनों के बीच जो माहौल है वो बहुत ही तनावपूर्ण है, ठीक है। जिसका फ़ायदा उठाकर यहाँ के सैनिक शासक जो है वो धर्मगुरु लोकतांत्रिक, ठीक है, सरकार में खोट एक तरह से दिखाकर या कि जनता को भटका, एक तरह से मान लो जैसे पाकिस्तान देश है, इनमें जो जनताएं हैं उनको भटका लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है एक तरह से। तो पाकिस्तान की जो सुरक्षा जो है ना वो खतरे में हो जाती है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज़ है ना उसको नहीं ठहराया जाता, ठीक है। जो लोकतंत्र है उसको बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराया जाता पाकिस्तान में। यही सब एक बड़े बड़े कारण है जिसके वजह से जो पाकिस्तान देश है वहाँ पर जो इनका जो स्थायी लोकतंत्र है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इसी वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिल जाता है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। यानी जो पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो जब भी अपना प्रभुत्व दिखाते हैं राजनीति में तो वहाँ जो लोकतंत्र अपनाया गया था वो हो जाता है ख़त्म और आ जाता है सैनिक शासन। यानी लोकतंत्र हो गया ख़त्म और सैनिक शासन आ गया। अब सेना जो है वो कमज़ोर हो गई तो वापस लोकतंत्र आ गया। तो कुल मिला के बात यहीं पे यही हो गई कि कभी लोकतंत्र आता है कभी सैनिक शासन आता है, ठीक है। तो ये था। तो चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। किस प्रकार के इन दोनों के बीच, मान लो ये भारत है और ये पाकिस्तान है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का है, कैसा इनके बीच माहौल है, ठीक है। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो जो पाकिस्तान है और जो भारत है, आपको ये पता होगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे से सटे हुए देश हैं, ठीक है। भारत के ठीक बाजू में ही पाकिस्तान है। तो जो ये देखो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जो है वो हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच जो संबंध है वो बहुत ही हमेशा से एकदम गुस्से वाला, लड़ाई झगड़े का, विद्रोह का, ऐसा माहौल इन दोनों के बीच हमेशा ही दिखता है, ठीक है। शुरू से ही दिखता है, जब ये लोग आज़ाद हो गए तब से ही दिखता है, ठीक है। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण है, जो भारत और पाकिस्तान है इनके बीच विवाद तो है, लेकिन इसके विवाद के कारण क्या क्या हैं, क्यों विवाद होता है। तो देखो पहला कारण ये है कश्मीर विवाद, यानी कश्मीर विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का एक मुख्य कारण है, ठीक है। तो देखो कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दा रहा है, यानी कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही विवाद का मुद्दा रहा है। जब धारा 370 लगाया गया था कश्मीर में, तब वो धारा 370 बहुत दिन तक चला, फिर उसको हटा दिया गया क्योंकि वो इन दोनों के बीच बहुत ही एक तरह से उठा पटक
करने का बहुत ही प्रमुख कारण था। ठीक है, ये कश्मीर हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का मुद्दा रहा है, क्योंकि देखो भारत जो देश है इसके ठीक ऊपर ही कश्मीर है। ठीक है, और कश्मीर के बाजू में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान बोलता है कि जो हमारा कश्मीर, जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, यानी पाकिस्तान कहता है वो हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत ये कहता है कि वो जो है वो हमारा हिस्सा है। देखो यहाँ पे, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो पाकिस्तान है और ये भारत के ऊपर ही जो है वो यहाँ कश्मीर है, और ये पूरा नीचे तक ये पूरा भारत है। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान है ये कहता है कश्मीर हमारा है, भारत कहता है कि ये हमारे ऊपर है, बिल्कुल हमसे सटा हुआ, तो ये हमारा हिस्सा है, लेकिन असलियत में ये भारत का हिस्सा ही है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो फालतू में इससे झगड़ता है। ठीक है, युद्ध होता है, तो इनके बीच में युद्ध भी हुए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये प्रमुख मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक युद्ध भी हुआ है। इसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया और कुछ भारत में रह गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला तो यही विवाद था, इसी के कारण जो है इनके बीच तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। दूसरा जो है वो है नदी जल विवाद। नदी जो जल है, जल को लेकर भी इनके बीच बहुत सारे विवाद हैं। ठीक है, तो देखो जो दोनों देश हैं इसमें सिंधु नदी का जल विवाद है। सिंधु नदी जो है इनको लेकर जो है इनके बीच बहुत सारा विवाद है। ठीक है, तो देखो 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल नदी, जो सिंधु नदी था, तो उसमें एक संधि हो गई थी, परंतु कुछ विवाद अभी भी बाकी है। देखो 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल नदी, देखो सिंधु जल संधि हो गई थी। ठीक है, आप याद रखना, सन 1960 में विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि हो गई, जिसके कारण जो कुछ विवाद थे वो कम हो गए और कुछ बढ़ भी गए और कुछ रह भी गए। ठीक है, तो ये नदी जल विवाद भी बहुत ही प्रमुख कारण है इन दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति लाने का। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है आतंकवाद। यानी आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का मुख्य कारण है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग, धन और हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है आतंकवाद। और अगला कारण ये भी है कि भारत विरोधी गतिविधि। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है वो ISI है, बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न है और होने का विवाद है। ठीक है, बहुत ही विवाद है इन दोनों के बीच इस अभियान को लेकर। जो खुफिया एजेंसी है ISI, बांग्लादेश और नेपाल के बीच जो गुप्त ठिकाने हैं भारत के पूर्वोत्तर साइड, वहाँ पर। ठीक है, पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूर्व वाले भाग जो हैं उसमें जो देश आते हैं उसी को पूर्वोत्तर कहा जाता है। तो ये तो 3 विवाद, मैंने 4 विवाद आपको बता दिए। ठीक है, कश्मीर मुद्दा, नदी जल विवाद, आतंकवाद, तो ये मैंने आपको बता दिए। अगला जो आपका है वो है सर क्रिक की सीमा रेखा विवाद। ठीक है, तो गुजरात राज्य में कच्छ है, जो गुजरात राज्य में जो कच्छ है उसमें जो रन है, रन में सर क्रिक सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। गुजरात तो आपको पता ही होगा एक राज्य है, उसमें कच्छ है, एक कच्छ नामक जगह है, तो वहाँ का ही जो है एक बहुत ही मुख्य छोटा सा विवाद है जो आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, और सियाचिन जो है ग्लेशियर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद ये है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी तनातनी रहती है, ये भी है प्रमुख है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं? ठीक है, तो आप अभी तक जोड़ लोगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं वो टोटल 4 हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो युद्ध हुआ है वो 1947 से 48 हुआ है, कश्मीर मुद्दा को लेकर, जो मैंने आपको बताया था धारा 370 लगाया गया था, तब हुआ था एक युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, पाकिस्तानी जो आक्रमण हो गया था भारत के ऊपर, तब एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, बांग्लादेश संकट। ठीक है, और जो आपका चौथा युद्ध था वो था 1999 का कारगिल युद्ध। ठीक है, तो ये 4 युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच।
आप इसको ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कारगिल युद्ध जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ था। MCQ टाइप था वो। तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उसमें आंसर हो जाता भारत और पाकिस्तान। एक क्वेश्चन और आया था कि पाकिस्तानी आक्रमण किन दो देशों के बीच हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन MCQ टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है परमाणु परीक्षण। ठीक है, यानी भारत देश ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। वो किस प्रकार का था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, ये परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पिछले साल ये आ रखा है, 2022 में आया था, तो आ सकता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। परमाणु परीक्षण ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया था। 1990 दशक का मतलब क्या होता है? देखो, दशक का मतलब होता है, मान लो 1990 चल रहा है, 1990 का दशक हम जब भी कहेंगे तो सन 2000 तक, 1990 से सन 2000 तक के बीच का जो समय होता है वो 1990 का दशक कहलाता है। दशक का मतलब होता है 10 साल। जैसे मान लो 1960 का दशक बोलेंगे तो 1960 से लेकर 70 तक का जो समय रहेगा वो 1960 का दशक कहलाएगा। ऐसे मान लो अगर 1950 का दशक बोलेंगे तो 1950 में आप 10 जोड़ दो, 1960 हो जाता है। तो 1950 से 1960 तक के बीच का जो समय है उसी को कहते हैं 1950 का दशक। यानी दशक आप जिसको भी कहोगे, 1960 को कहो, 70 को कहो, 80 को कहो, तो दशक का मतलब होता है 10 साल, उसको जोड़ दो। 80 को बोल रहे हो तो 10 उसमें जोड़ के 90 कर दो, ये होता है दशक। ठीक है, तो भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने 1998 में पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया था। और पाकिस्तान ने कुछ दिनों बाद, यानी कुछ दिनों के अंदर, चगाई की पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किया। देखो भारत, देखो कुल मिला के इसमें बात यही है कि 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया। अब दशक का मतलब होता है 1990 से लेकर 1990 से लेकर सन 2000 तक का जो समय होता है वो 1990 का दशक कहलाता है। ठीक है, तो भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और कुछ दिनों के अंदर ही चगाई की पहाड़ियों पर ही पाकिस्तान ने जो है परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ही चगाई की पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, तो ये आप समझ गए, 1990 का दशक का मतलब होता है 10 साल उसमें जोड़ देंगे तो उसके बीच का जो समय होता है उसको 1990 का दशक कहते हैं। इस दशक के अंदर ही इन दोनों देशों ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है सिंधु नदी जल समझौता। यानी सिंधु नदी जो है, ये आपको पता ही होगा, अगर आपके पास इतिहास का सब्जेक्ट है तो उसमें एक हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो वैसे ही इन दोनों के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो और लिख भी सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सिंधु नदी जल समझौता इन दोनों देशों के बीच हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। यह समझौता जो है विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे। तो इन दोनों ने जो है इस पत्र पर हस्ताक्षर किए और जो सिंधु नदी जल समझौता था 1960 में हो गया। यानी 1960 में जो विश्व बैंक था, इस पे जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों ने विश्व बैंक का जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर किया और जो सिंधु नदी जल समझौता था वो इन दोनों देशों के बीच हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ MCQ क्वेश्चन है जो हर बार पूछ लेते हैं। देखो, पाकिस्तान और भारत के बीच ताशकंद जो समझौता था ये किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो आपका आंसर आ जाएगा 1972। आप इन क्वेश्चन को याद रख सकते हो क्योंकि आप ये सोचो, ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये पिछले साल यानी 2023 में रिपीट हो चुका है, वहीं से मैंने ये दो क्वेश्चन निकाला है और उसको मैंने यहाँ पे उतारा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो।
ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो हमारा एक अगला टॉपिक आता है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। श्रीलंका जो है, इसमें जो जाति को लेकर जो संघर्ष हुआ है इन दोनों देशों के बीच, ये किस प्रकार का, तो ये भी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, और इम्पोर्टेंट तो है वैसे मैं आपको कहूँ तो इस टॉपिक को देखते हैं, ये टॉपिक में है क्या। तो देखो, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय, अब ये जो है ना, ये आपका कार्टून भी होगा इस चैप्टर का। तो देखो, श्रीलंका में बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर संख्या अधिक हो उसे बहुसंख्यक कहते हैं, और जहाँ पे संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है। तो बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक मतलब कम, अल्पसंख्यक तमिल समुदाय, यानी सिंहली जो है वो अधिक संख्या में थे और तमिल जो है वो कम संख्या में थे। इन दोनों के बीच जातीय संघर्ष था, जाति को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष था। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो थे वो सिंहली थे, यानी सिंहली जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। भारत में आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जो पाकिस्तान में सिंहली थे, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सिंहली जो लोग थे वो जब भारत को देखते थे, भारत में जो तमिल लोग थे उनको देखते थे, तब वो कहते थे कि यहाँ पर ये तमिल लोग रहते हैं बहुत ही कम संख्या में, ये जो रहते हैं ये क्यों रहते हैं, इनके बीच ही एक विवाद हो गया था। तो सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में जो तमिल के साथ कोई रियासत नहीं बरती, ठीक है, बरती जाना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच कोई भी जो रियायत है, जो मान लो कुछ कमी है, कुछ अच्छा है कुछ, तो ये नहीं देनी चाहिए इनको, कोई इनको फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, इनकी सुविधा कम करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था। तो चलते हैं आगे। तो देखो, तो तमिल थे, उनके प्रति अपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, ठीक है। सन 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यानी लिटे जो था, अब ये आप ध्यान रखो, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ नाम लिटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार पेपर में पूछता है, ठीक है। इस चैप्टर का एक दो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक टॉपिक ये भी है लिटे जो इंपॉर्टेंट है, यानी उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये है लिटे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिटे कहते हैं। अब जो श्रीलंकाई हैं, जो श्रीलंका के जो लोग हैं, उनमें जो सेना है उनके साथ सशक्त संघर्ष रहा है, ठीक है, बहुत संघर्ष रहा है। इसके अभी जो थे, इनके तमिल जो थे, तमिल के जो लोग थे, इनके लिए एक अलग देश की मांग की थी, ठीक है। जो तमिल लोग थे उन्होंने कहा था कि इनका अलग देश बन जाए सिंहली का और हमारा अलग बन जाए, यही मांग की थी इन्होंने, इसलिए लिटे को बनाया गया था। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप ये जो है ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस ना करें, स्किप ना करें, ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उतनी हुई, कैसे स्पष्ट कीजिए, देखो उन्नति हुई। देखो, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद, जातीय संघर्ष है लेकिन फिर भी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है, कैसे हुई है स्पष्ट करो। ऐसा बिल्कुल मैं आपको कहूँ, ये बिल्कुल यूं का यूं लाइन जो है आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यूं का यूं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल इसी लैंग्वेज में होगा, इसकी भाषा शैली जो होगी वो इसी प्रकार से यूं का यूं होगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं अपना ये जो क्वेश्चन है, आप इसको आप टॉपिक कहो या क्वेश्चन कहो, बात बराबर ही है, वैसे ये क्वेश्चन ही है। तो देखो, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय रहते हैं, आपको पता है, और अल्पसंख्यक जो तमिल समुदाय रहते हैं, इनके बीच जातीय संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है। देख लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है सिंहली समुदाय का, और अल्पसंख्यक समुदाय का जो तमिल लोग हैं उनकी जो संख्या वो बहुत ही अल्पसंख्यक है, फिर भी इनका जो सीमा विवाद है, फिर भी इसके कारण भी ये जो आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, ये किस कारण से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके कारण होंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला कारण है
यह है जनसंख्या की वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक नियंत्रण किया। ये इसका प्रमुख कारण है, जिसके कारण जो आर्थिक और जो अन्य क्षेत्र हैं इनमें इन्होंने उन्नति किया। ये भी प्रमुख एक तरह से आपको बताऊं तो कारण हो जाता है। दूसरा हमारा है कि दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण एक ग्रेजुएशन का टॉपिक है, इसको आप डीप इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है उदारीकरण का, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो श्रीलंका द्वारा किया गया था उदारीकरण, जो है सबसे पहले श्रीलंका द्वारा किया गया था। श्रीलंका का सफल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका में जो घरेलू उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा जो है श्रीलंका में है। दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनसे सबसे ज़्यादा श्रीलंका में है, ठीक है। संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है, समझ लो। तो ये है, ये जो आपको मैंने कारण बताया है ये प्रमुख कारण है इनका आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति होने का, ठीक है। इतनी परेशानी है फिर भी उन्नति हो रहा है, तो इन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहयोग तथा संघर्ष के मुद्दे, ये आपका टॉपिक भी था शुरू में, मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ के बताया था इस चैप्टर का, उसमें ये टॉपिक था, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो इसमें अपना क्या है, देखो सहमति क्या था इनके बीच, सहमति और असहमति। सहमति का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी बात पे राजी हो जाए, और असहमति का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी की बात पर राजी ना हो, ठीक है। तो सहमति में क्या है, देखो आपदा प्रबंधन जो है ये एक मुद्दा है, इसमें सहमति हो गए सभी लोग। पर्यावरण का मुद्दा है, इसमें सहमति हो गए, मिल गए इन लोग की सहमति। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति, व्यापार का मुद्दा है, इतने में जो है सभी लोग सहमत हो गए और इतने में असहमत हो गए, ठीक है। इतने में बिल्कुल असहमत हो गए। तो पहला जो पॉइंट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी, ठीक है। भारत में अवैध अप्रवास का मुद्दा, भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला। भारत जो है वो प्राकृतिक गैस जो है वो निर्यात नहीं करेगा। निर्यात का मतलब होता है बेचना, आयात का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे। एक मिनट आपको टॉपिक दोबारा दिखाता हूँ। टॉपिक आपका था कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहयोग तथा संघर्ष के मुद्दे क्या थे। तो आपको पता चल गया, कुछ सहमति के मुद्दे थे और कुछ असहमति के मुद्दे थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2023 में आ रखा है, ये क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ पर रखा है। ये क्वेश्चन यू का यू पेपर में आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है नेपाल में लोकतंत्र किस प्रकार बहाल हुआ। देखो क्वेश्चन एक है लेकिन पूछने का तरीका दो है, यानी ये क्वेश्चन जो है इसको इस भाषा में पूछ सकते हैं, इस भाषा में भी इस क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं, और इस भाषा में भी इस क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं। तो इन दोनों भाषा में से किसी एक भाषा में ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। भाषा अलग है, देखो क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा घुमा के है। इसमें क्या पूछ रहा है, नेपाल में लोकतंत्र किस प्रकार बहाल हुआ, और इसमें ये पूछ रहा है नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ। क्वेश्चन वही है, बस इसमें राजतंत्र को जोड़ दिया, ठीक है। इसमें हिंट मिल गया आपको। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि लोकतंत्र किस प्रकार बहाल हुआ, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र क्यों आया, ये आपको बता दिया। यानी हिंट मिल गया यहाँ पर आपको राजतंत्र का, ठीक है। तो क्वेश्चन में हिंट भी मिलता है और कुछ नहीं भी मिलता, जैसे इसमें हिंट नहीं मिला है और इसमें हिंट मिल गया राजतंत्र, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो 1990 के दशक में, अब दशक का मतलब वही होता है 1990 से लेके 2000 के बीच का जो समय होता है उसको 1990 का दशक कहते हैं। तो 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे, ठीक है। राजा की सेना से माओवादी का खुला संघर्ष हुआ, ठीक है। कुछ समय तक राजा की सेना थी, लोकतंत्र समर्थक थे और माओवादियों के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष था, बहुत तिरछा संघर्ष था। ये इससे संघर्ष कर रहा है, ये इससे कर रहा है और ये इससे कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो सन 2000 में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया। इस तरह जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी खत्म होने लग गया, वह भी समाप्त हो गया, ठीक है। फिर अप्रैल 2006 में देशव्यापी
लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। ठीक है, तो ये था। चलते हैं आगे। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद, ठीक है, राजा ने सेना की सहायता में शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली। लोकतांत्रिक सरकारों ने इसका समर्थन किया, एक तरह से बहुत ही माना। ठीक है, तो ये था। इस क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर बनेगा, अगर आपके पेपर में आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा, क्योंकि पिछले साल भी 6 नंबर में आ रखा था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो यह प्रदर्शन जो था ये 7 दलों के गठबंधन था, एक तरह से माओवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। माओवादी समूह जो थे इसमें सशक्त संघर्ष की राह छोड़ दी थी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया और यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हमारा एक अगला टॉपिक है, भारत का किस देश से समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश के बिना वीजा और पासपोर्ट से आ जा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल और भारत के बीच ही एक ऐसा समझौता है जिसमें नेपाल के लोग भारत में आ सकते हैं बिना वीज़ा के, और भारत के लोग जो है नेपाल में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। आगे आपका एक टॉपिक है, मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूँ का यूँ क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालदीव 1968 तक सल्तनत, यानी वहाँ एक तरह से प्राप्त, ठीक है, सल्तनत हुआ था। ठीक है, 1968 में यह एक गणतंत्र बन गया और यह शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। ठीक है, इस प्रणाली को ये अपना लिया मालदीव। 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया और इसके पक्ष में मतदान भी हुए हैं। ठीक है, मालदीव जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, एक देश है और राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व है। ठीक है, ये पार्टी है जो मालदीव में चलती है और बहुत ही प्रभावशाली पार्टी है। 2005 में चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई थी। 2005 के आम चुनाव में मालदीव में हुआ था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप इसको याद रखो, लिख लो। ठीक है, नोट्स भी बना सकते हो आप। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला था। ठीक है, परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखो, दक्षिणी एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो मिला जुला रहा है, परंतु फिर भी जनसाधारण जो लोकतंत्र से उनका समर्थन मिला, क्यों? तो देखो, यह जो है ये सत्य है, ये कथन बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया के जो 5 देश हैं, एक सर्वे किया गया था इनको बीच। ठीक है, यानी ये जो 5 देश हैं इनके बीच एक सर्वे किया गया था। इन सर्वे में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो गया। ठीक है, एक सर्वे किया गया था जिनके बीच जब लोकतंत्र था वो व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी पॉइंट। हमारे चैनल का जो लोगो है वो ये है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। तो मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया, आशा करता हूँ आपको चैप्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो पहला चैप्टर था 2 ध्रुवता क्रांति, ये मैंने आपको करा दिया, दूसरा करा दिया, और जो तीसरा था ये मैंने आपको करा दिया। तो इस चैप्टर का जो MCQ क्वेश्चन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे शॉर्ट वीडियो पे। ठीक है, और जो इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। हमारे चैनल का जो लोगो है वो है। ठीक है, हमारा जो लोगो है ये, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। 2023 लिखा है यहाँ पर, क्योंकि चैनल जो है 2023 में बना था। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें।
कुछ भी आपको पूछना हो तो उतना कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें कुछ एजेंसियां होती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।